यहाँ पर लाहौर में एक कत्ल का वकूआ हुआ था वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में। दूल्हा 11 साल से तकरीबन बैरून मुल्क इटली में मुकीम है। वो पहले अपने सारे भाइयों की शादी करवाता है मोहसिन रजा। उसका इस दुश्मनी के साथ कोई अमल दखल नहीं था। नाजरीन, एक वाकया होता है मंडी बहाउद्दीन मलकवाल शादी हाल के अंदर फायरिंग होती है जब बारात आती है और वहां पर 2 लोग हलाक हो जाते हैं। हिकमत करता है डॉक्टर मजहर इकबाल के बारे में बताया जा रहा है और ये मजलूम बरादरी ये इल्जाम आयद करती है कि जवेद इकबाल फपरा जो अब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस केस का, वो जो है वो उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है और 2020 में फिर डॉक्टर मजहर इकबाल का मर्डर हो जाता है। अब ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उस मुकदमे का भी बदकिस्मती से कुछ नहीं बनता और पुलिस का इसमें खासतौर पर एक अहम किरदार है, मलकवाल थाने की पुलिस का, मंडी बहाउद्दीन की पुलिस का। इनकी आपस में जो है वो फायरिंग हो जाती है। ये दुश्मनी अब वहां तक पहुंच गई। अब ये कहते हैं कि जवेद इकबाल ने खुद मर्डर किया था। हम जब इनसे इस हवाले से पूछते हैं, 2 भाई आए हैं 10 दिन पहले और 2 सऊदीया वाले 19 दिन पहले। हो सकता है कि ये मेहंदी की तकरीब में भी अगर हो जाए। तनाजा शुरू हुआ था वो कब्रिस्तान की जगह की वजह से, वो 4.5 एकड़ अराजी जो ना इनकी है ना उनकी है, किसी की नहीं है, वो सरकारी अराजी है। अब अना तकब्बुर, ये अना और तकब्बुर अक्सर औकात लोगों को ले डूबता है और इसका खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है। तो इस दौरान हमलावर अंदर दाखिल होते हैं, पिस्टल है उनके पास, क्लैशनकोफे हैं और वो अंदर आकर जो है वो सीधा टारगेट करते हैं तारक पपरा। उसके साथ मोहम्मद अनार खड़ा होता है जो लड़की का सगा मामू है, दुल्हन का। और दुल्हन किसकी बेटी है? डॉक्टर मजहर इकबाल की बेटी के साथ शादी हो रही। वो जो मकतूल है तारक पपरा, उससे भी असले के साथ देखा जा सकता है। ये नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस ने तो उन्हें बेगुनाह कह दिया, हम उन्हें गुनाहगार भी नहीं कह सकते। हमने तो अपने इदारों को मानना है ना, जो अब तहरीरी तौर पर एक लिखी हुई चीज है। और दूल्हा जो है वो 50 मीटर के फासले पर स्टेज पर खड़ा होता है, वो भी लोगों को सी ऑफ कर रहा होता, मिल रहा होता है। उसके दोस्त उसे वहां से पीछे कर लेते हैं कि तू दूल्हा पीछे आ जा। वो पीछे ले जाते हैं। वो कहता है 2 मिनट बाद जब मैं देखता हूँ तो मेरे भाई को 10 गोलियां लगी। जवेद इकबाल फपरा के बारे में यह कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड है और अभी भी सियासी पुश्त बनाई है उसकी, और वो सारे वकूए करवाने के बाद बासानी बाहर भी आ जाता है। और लड़ाई की वजह और जड़ वो इसको करार दे रहे हैं क्योंकि वो कहते थे हमारे पर दोबारा भी हमला हो सकता है और वो जराइम पेशा लोग हैं, वो यहीं पर घूम रहे हैं। इसमें शूटर भी इस्तेमाल हुए और खास तौर पर आइस दरिंदे तैयार कर रही है। खुला चैलेंज है सीसीडी को, तमाम महकमों को, पंजाब पुलिस को खुला चैलेंज है और पंजाब पुलिस को अपने अंदर एहतसाब करने की भी जरूरत है कि मलकवाल में इस दुश्मनी की वजह से जो मुकदमा दर्ज होते रहे, क्या उसमें मेरिट पर तफ्तीश हुई? बिल्कुल, इसमें भी पुलिस की नाअहली है। अब जो 780A का केस होता है ना, वो स्पीडी ट्रायल होता है, फौरी फैसला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तजा भट्टी। नाजरीन, एक वाकया होता है मंडी बहाउद्दीन मलकवाल शादी हाल के अंदर फायरिंग होती है जब बारात आती है और वहां पर 2 लोग हलाक हो जाते हैं और कई अफराद जख्मी हो जाते हैं। इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें फैलाई जाती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि दूल्हा भी शदीद जख्मी है, आईसीयू वार्ड में पड़ा हुआ है और कई बातें जो इस हवाले से होती हैं। कभी कहा जाता है कि कोई मछली फार्म का इशू है जिस वजह से ये दुश्मनी का आगाज बना। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। इन्होंने वहां जाकर दूल्हे और उसके भाई का इंटरव्यू किया और लोगों से भी मिले। इनसे जानते हैं कि असल वाकया क्या था, क्यों लड़ाई शुरू हुई और कितने लोग अब तक इसमें हलाक हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वाकये के बैकग्राउंड क्या चीजें चल रही थी, क्या स्टोरी थी? क्या वाकई को कब्रिस्तान का इशू था या मछली फार्म का था? देखें, ये 2018 में एक तनाज़ा शुरू होता है। ये मंडी बहाउद्दीन का तहसील है मलकवाल और मलकवाल का एक गांव है, नवाही गांव फफरा, और यहाँ पर फफरा बरादरी ही रहती है। और फफरा जो है डॉक्टर मजहर इकबाल फफरा है, उसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है जावेद इकबाल फफरा। इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा तब शुरू होता है जब ये सरकारी अराजी उस फफरा गांव की बाउंड्री पर ही होती है जो कब्रिस्तान की जगह होती है। ये ना डॉक्टर मजहर इकबाल की होती है और ना ही जावेद इकबाल फफरा की होती है। ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार भी होते हैं और दोनों ही
वहां के चौधरी आप लगा लें कि चौधरी समझ लें, हिकमत करता है डॉक्टर मजहर इकबाल के बारे में बताया जा रहा है। और जावेद इकबाल फपरा जो है वो एक सियासी, दोनों का ही सियासी जमातों के साथ ताल्लुक होता है। उस वक्त वो पीटीआई में होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और हुकूमत भी तब उन्हीं की होती है। अब ये जब तनाज़े का आगाज हो जाता है तो वो बढ़ता चला जाता है, वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो नफरत में तब्दील हो जाता है। और ये मजलूम बरादरी ये इल्जाम आयद करती है कि जावेद इकबाल फपरा, जो अब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस केस का, वो जो है वो उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसे डॉक्टर मजहर इकबाल रोकता है। और ये रंजिश फिर एक खौफनाक दुश्मनी में तब्दील होती है। और सबसे पहले जो जख्मी होता है शख्स, वो मौजन नामी शख्स है, लड़का है, एक नौजवान, और वो जिस लड़के की शादी थी उसका भाई है। वो जख्मी होता है तो इसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर जावेद इकबाल वगैरह पर, और उस एफआईआर का भी कुछ नहीं बनता और वो बेगुनाह हो जाते हैं, उसमें वो खत्म हो जाता है और खुद साख्ता उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि ये इल्जाम आयद करते हैं, उनकी अप्रोच होती है सियासी अप्रोच, और वो खुद साख्ता डिक्लेयर करके वो एफआईआर खत्म हो जाती है। उसके बाद एक एफआईआर जो है इस पार्टी पर दर्ज होती है डॉक्टर मजहर इकबाल वगैरह के खिलाफ, जिसमें वो इल्जाम आयद करते हैं कि इन्होंने एक नजीर नामी शख्स जो जावेद इकबाल फपरा का रिश्तेदार है उसको टॉर्चर किया है, उसको हब्से बेजा में रखा है और धमकियां लगाई हैं। इस तरह की एक एफआईआर दर्ज हो जाती है जिसमें मेडिकल भी करवाया जाता है और बाकायदा तौर पर वो एफआईआर दर्ज होती है। फिर उसमें से भी ये बासानी ये वाली पार्टी निकल आती है। फिर ये कहते हैं कि हम सुलह सफाई की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुलह सफाई की तरफ नहीं आते। और 2020 में फिर डॉक्टर मजहर इकबाल का मर्डर हो जाता है। डॉक्टर मजहर इकबाल फपरा सबसे पहले इस दुश्मनी में कत्ल होता है 2020 में, और उसकी जो एफआईआर दर्ज होती है वो जावेद इकबाल फपरा पे, नजीर पे, रियाज पे और लोगों पर दर्ज होती है। और उस एफआईआर का जो मुद्दई होता है वो उसका बेटा डॉक्टर मजहर इकबाल का अलियास, और उसमें जो गवाह रखे जाते हैं उसमें अब जो मकतूल है दूल्हे का भाई, छोटा भाई तारक फपरा शहादती होता है, और आसिफ जो सगा भतीजा है डॉक्टर मजहर इकबाल का, मोहम्मद आसिफ वहां का चेयरमैन भी है, ये उसके शहादती होते हैं। अब ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उस मुकदमे का भी बदकिस्मती से कुछ नहीं बनता, और पुलिस का इसमें खासतौर पर एक अहम किरदार है, मलकवाल थाने की पुलिस का, मंडी भाउदीन की पुलिस का, कि वो इस मुकदमे की जो तफ्तीश करते हैं उसमें जो है वो मुल्जमान को सेफ साइड दे दी जाती है, बेगुनाह कर दिया जाता है, वो बेगुनाह हो जाते हैं। इनको उस चीज का रंज होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं हम सुलह की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन सुलह सफाई नहीं होती। ये अब दुश्मनी उसी जगह पर खड़ी है, नफरतों की आग भड़क रही है। और 2023 21 नवंबर 2023 में अब एक और बरादरी इस दुश्मनी में एंटर हो जाती है। जावेद इकबाल फपरा की रिश्तेदारी है, कोई रिश्ता इधर उधर हुआ है आपस में इनका गोंदल बरादरी के साथ। अब जो फपरा गांव है और बल्लड़ गांव है, ये बिल्कुल करीब करीब वाकया है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इनका। और वो शाहिद बल्लड़ नामी, जो शाहिद गोंदल बल्लड़ गांव से जिसका ताल्लुक है, वो जावेद इकबाल के डेरे पर आया होता है। और वहां पर इनकी मुबैना तौर पर, क्योंकि मजहर इकबाल का भी घर और डेरा साथ साथ है, मजहर इकबाल और जावेद इकबाल का, इनकी आपस में जो है वो फायरिंग हो जाती है। उस फायरिंग में जो बताते हैं, जो एफआईआर दर्ज होती है कि इन्होंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इल्जाम ये आयद होता है कि उसमें जो मुल्जमान रखे जाते हैं उसमें डॉक्टर मजहर इकबाल का बेटा लियास, इसके अलावा मोहम्मद आसिफ वो चेयरमैन जो शहादती था इस मुकदमे का, और 2-3 लोगों को नामजद किया जाता है, और 5वें नंबर पर तारिक फपरे को नामजद किया जाता है। तारिक फपरे को एफआईआर में जो किरदार दिया गया उसमें उस पर क्लैशन डाली गई है, और उसकी फायरिंग से जो एक शख्स है वो किसी भी शख्स को गोली नहीं लगती, बल्कि लोग जाने बचा लेते हैं, जो मैंने एफआईआर उसकी पढ़ी है जो 2023 में हुई। अब फैसल शहजाद का वो भाई होता है शाहिद बल्लड़, और फैसल शहजाद भी बैरून मुल्क होता है और भी इसके भाई हैं। ये दुश्मनी अब वहां तक पहुंच गई। अब ये कहते हैं कि जावेद इकबाल ने खुद मर्डर किया था। हम जब इनसे इस हवाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिर पुलिस उस मुकदमे की तफ्तीश करती है, ये मुल्जमान को हिरासत में लिया जाता है या ये पेश हो जाते हैं,
और फिर थाना मलकवाल की पुलिस इस केस में भी जिन लोगों पर इल्जाम होता है वो बेगुनाह हो जाते हैं, और एक जो अलियास का गनमैन होता है वो इस मुकदमे में चालान हो जाता है। अब दुश्मनी अपनी जगह पे खड़ी है, सारे लोग बेगुनाह हो ही जा रहे हैं, मर्डर्स भी हो रहे हैं, और जो तो आम से लोग हैं उन्हें इस मुकदमात में चालान किया जा रहा है। नफरत की आग बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तारक फफरा जो दूल्हे का भाई है, दूल्हा 11 साल से तकरीबन बैरून मुल्क इटली में मुकीम है। एक और उसने अपने साथ अपना एक भाई बुला लिया हुआ है। तारक फफरा भी अपने एक भाई के पास जो सऊदीया में होता था उसके पास चला जाता है। अब सिर्फ एक भाई उनका यहाँ पर रह जाता है जो अब इस मुकदमे का मुद्दई है, और जो सबसे पहले भी जख्मी हुआ था वो ही गांव में होता है। फफरा गांव में अपनी फैमिली खवातीन को संभालना, टेक केयर करना उसकी जिम्मेदारी है, जमीनों को देखना। मोहजन नाम है, इसी तरह का नाम है उसका। अब वो सारे मामलात को लेकर चल रहा होता है, और फिर ये जो एक तारीख तय की जाती है इसके रिश्ते की, वो पहले अपने सारे भाइयों की शादी करवाता है मोहसिन रजा। उसका इस दुश्मनी के साथ कोई अमल दखल नहीं था, वो इटली में ही था, ना ही उस पर कोई इस वाक़े का मुकदमा बना या कोई मामला हुआ। वो वहां से फिर जब आता है यहाँ पर 11 सालों बाद खुशियां मनाने के लिए, ना सिर्फ वो 10 दिन पहले यहाँ पर आता है अपनी शादी से, बल्कि तारक भी 19 दिन पहले आता है। उसके बाकी अपने साथ एक और भाई को 10 दिन पहले इटली से इकट्ठे 2 भाई आते हैं, सऊदीया से भी इकट्ठे ये 2 भाई 19 दिन पहले आते हैं। 2 भाई आए हैं 10 दिन पहले और 2 सऊदीया वाले 19 दिन पहले। ये यहाँ पे आकर अपनी प्लानिंग करते हैं, शादी की तकरीब की खुशियां वगैरह मना रहे होते हैं, और फिर बिलाखिर वो दिन आ जाता है जब बारात होती है। मेहंदी का ये एक इवेंट रखते हैं, इनकी कोई फोतगी हो जाती है, वो मिस कर देते हैं। हो सकता है कि ये मेहंदी की तकरीब में भी अगर हो जाता, लेकिन वो मेहंदी की तकरीब होनी थी इनके घर के पास, वहां पर मुमकिन नहीं था। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था, दुश्मनी तो इनकी वहां पे स्टैंड कर रही थी। वही जो एक तनाजा शुरू हुआ था वो कब्रिस्तान की जगह की वजह से, वो 4.5 एकड़ अराजी जो ना इनकी है ना उनकी है, किसी की नहीं है, वो सरकारी अराजी है। और सरकारी अराजी अगर पीछे चंद माह कबल की बात की जाए तो किला कालरवाला के इलाका में एक फॉर्च्यूनर पर फायरिंग होती, 7 अफराद कत्ल होते, उसके पीछे भी वो सरकारी अराजी थी। वो ठेके पर सरकारी अराजी को लेना, उसको एक चौधराहट का तनाजा बना लेना और फिर उस पर कत्ल गारत गिरी शुरू कर देना, और जमीनें भी अपनी नहीं है, या तो अपनी बाप दादा की जमीन पर दुश्मनियां चलती हैं लोगों की कि किसी ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर यह रिवाज है कि चौधराहट के तनाजे यहाँ पर शुरू हो जाते हैं कि मैं बड़ा चौधरी। असल में ये पीछे से अगर देखा जाए तो जो ये चौधराहट का ही तनाजा है, चौधरी है कि मैं वलनी है, वो कहते हैं मैं वलनी है, मैं नहीं वलन देनी है, कब्रिस्तान दी जगह है। ये तो मौकफ इख्तियार करते हैं कि वो कब्जा करना चाहता था, हम चाहते थे कि ये कब्रिस्तान की जगह रहे, सरकारी जगह। अब अना तकब्बुर, ये अना और तकब्बुर अक्सर औकात लोगों को ले डूबता है और इसका खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है। ये मामला तो हो गए। अब वो बारात वाला दिन आ जाता है, ये 3-3:15 बजे या जो भी बारात वहां पर 2:30-3 बजे पहुंच जाती है। और रॉयल मार्की है, ये मलकवाल की सबसे बड़ी मार्की है जहां पर हजारों लोग मतलब आ सकते हैं, जब क्योंकि गांव देहातों की बरादरियां ये वो बहुत एक वसी होता है उनका सिस्टम। हाँ, सिस्टम। और गांव में खवातीन का भी पर्दे का ख्याल रखा जाता है, खवातीन की अलग जगह होती है, ऊपर खवातीन थी, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मर्द थे। तो 2,500-3 हजार, ये बता रहे हैं कि 2-2.5 हजार के करीब इनके मेहमान थे। अब मेहमानों को 4:15 बजे इन्होंने खाना खिलाया, 5 बजे के करीब जो है वो ये लोगों को रुखसत करने के लिए उनसे मिल रहे होते हैं, सी ऑफ कर रहे होते हैं। तो इस दौरान हमलावर अंदर दाखिल होते हैं, पिस्टल है उनके पास, क्लैशनकोफे हैं, और वो अंदर आकर जो है वो सीधा टारगेट करते हैं तारक फफरा को। तारक फफरा, उसके साथ मोहम्मद अनार खड़ा होता है जो लड़की का सगा मामू है, दुल्हन का। और दुल्हन किसकी बेटी है? डॉक्टर मजहर इकबाल की बेटी के साथ शादी हो रही, क्योंकि ये चाचाजाद भाई उनका था, तो वो अपने रिश्तेदारों में शादी हो रही है। और उसने सबकी पहले शादियां करवाई मोहसिन रजा ने, और अब वो उसकी अपनी शादी की बारी थी। सारे खुश थे, खुशियां मना रहे थे, बैंड बाजे, ढोल ढमक्का, बड़ा मतलब इन्होंने अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी का भी अपनी तरफ से इंतजाम किया। इन्होंने कहा कि हमने पुलिस को बताया कि हमारी दुश्मनी है तो हम अपने साथ असला कैरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप उस तरह ओपन नहीं कर सकते, लेकिन चुप छुपा के आप अपने साथ असला कैरी कर सकते हैं। तो वो कुछ वीडियोस में जो मकतूल है तारक फफरा, उससे भी असले के साथ देखा जा सकता है। तो
लेकिन जो मारने आता है वो जाहिर सी बात है वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है, और मारने वाले का हमेशा वो जिसे कहते हैं फायदा होता है या वादा होता है। जो भी कत्लो गारतगिरी करना तो गलत बात है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत पूरी का कत्ल इंसानियत है। का कत्ल। लेकिन फिर भी लोग जो दुश्मनियों की आग में जल रहे होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा वाकया इसलिए बन गया कि उस फैमिली में जहाँ पे शादी थी, खवातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग, वहां पर इस तरह का खौफ और राज फैलाया गया। बड़ी एक अजीब सी हरकत थी तो जहां पर ये की गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ बतौर इंसान हमें, जितने भी देखने वाले पाकिस्तानी थे वो सारे शर्मिंदा हुए कि ये क्या हरकत की गई है। और शादी की तकरीब में इस तरह जाके आपने खून की होली खेल दी। और जिस तरह जो एफआईआर दर्ज थी, अगर उसका कोई मरकजी किरदार होता तारक फफरे का, होगा, ये नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस ने तो उन्हें बेगुनाह कह दिया, हम उन्हें गुनाहगार भी नहीं कह सकते। हमने तो अपने इदारों को मानना है ना, जो अब तहरीरी तौर पर एक लिखी हुई चीज है, उसको मैं कैसे जुटला सकता हूँ या आप कैसे जुटला सकते हैं। उन्होंने बेगुनाह कर दिया, लेकिन यहाँ पर पुलिस की वजह से ही यहाँ तक इस नहज पर अक्सर औकात लोग पहुंचते हैं, और उसकी वजह से फिर कई नस्लें इस दुश्मनी का खमियाजा भुगतती हैं। खैर, तारक के साथ अनार था, मोहम्मद अनार, जो वो था उनका मामू दुल्हन का दुल्हन का, मामू। वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूल्हे के तीन दोस्त हैं, खिजर यात है, मोहम्मद हुसैन है, शाहिद है, ये जख्मी हो जाते हैं। और दूल्हा जो है वो 50 मीटर के फासले पर स्टेज पर खड़ा होता है, वो भी लोगों को सी ऑफ कर रहा होता है, मिल रहा होता है। उसके दोस्त उसे वहां से पीछे कर लेते हैं कि तू दूल्हा पीछे आ जा। वो पीछे ले जाते हैं। वो कहता है 2 मिनट बाद जब मैं देखता हूँ तो मेरे भाई को 10 गोलियां लगी होती हैं। वो उसकी जान बचाने के लिए फिर भी कोशिश करते हैं। लोग अपनी तसल्ली तो करते हैं, पहले मलकवाल लेके जाते हैं, मलकवाल वाले कहते हैं टीएचक्यू, हर जगह पे हर तहसील में एक हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहां पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं इसे मंडी भाउदीन ले जाओ, मंडी भाउदीन लेके जाते हैं। मौत की तस्दीक हो जाती है दोनों की। वो खुशियों वाला घर कोहराम में बरपा बरपा हो जाता है वहां पर। वो दुल्हन की एक जगह पे रुखसती वाला सीन जो होता है वो सारा धरे का धरा रह जाता है। वहां पर मतलब कोहराम पड़ जाता है, खवातीन धाड़े मार मार कर रोती हैं, वो मार होती है। और दो बच्चे थे, उसके एक 5 साल का बेटा है तारक का, और एक जो है वो 6-7 साल का बच्ची है, बेटा है। और इसी तरह जो है वो मोहम्मद अनार है, वो जरा थोड़ा बड़ी उम्र का था, जो दुल्हन का मामू था, उसके भी बच्चे। खैर, उनके घर में भी एक क्यामत बरपा हो जाती है। और इस तरह से ये सारा वाकया होता है। फिर वो जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं वही भाई उनका मुद्दई बनता है, जो सबसे पहले जख्मी होता है मुबैना तौर पर फायरिंग की वजह से, जिसका बाद में मुकदमा भी डिस्चार्ज हो जाता है। वो इस कत्ल के मुकदमे का मुद्दई बनता है, और वो शाहिद बल्लड़ के भाई को रखता है सबसे पहले, फैसल शहजाद को। वो भी बैरून मुल्क है, और वो वहां के ठीक ठाक है, मतलब बाहर बैरून मुल्क से पैसे, जाहिर सी बात है, मेहनत करके इंसान कमाता है। लेकिन वो पैसे कमा कर इतने इतने बड़े घर बनाने, ये वो करना, फिर कत्लो गारतगिरी भी करना, तो इन चीजों का भी कोई, मैं समझता हूँ कि फायदा नहीं होता, बल्कि इसका नुकसान ही है कि आप, ठीक है, अमन से जिंदगी गुजारने से बेहतर कोई जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। आप वहां पर रह भी ना सके, फिर उसमें ये दुश्मनदारियों में जब मुकदमा दर्ज होते हैं, पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। फिर चाहे वो बहनोई हो, चाहे वो बहनों के घर हो, कोई सेफ नहीं रहता। हर किसी के घरों के दरवाजे टूटते हैं, पुलिस अंदर जाती है, बाहर जाती है। ये लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि इसके नुकसान कहाँ कहाँ तक है। फिर यहाँ तक नहीं रह जाते, फिर नस्लों तक ये मुंतकिल होती है। बिल्कुल ऐसा। खैर, उसका घर भी मस्मार कर दिया जाता है, वो जो मरकजी मुलजिम रखा गया है। उसके अलावा उन्होंने और लोगों को इसमें रखा गया है। मुरातब अली एक नाम है मुलजिम का, उसे शामिल किया गया है, वो भी उनका रिश्तेदार है। फिर अल्ताफ नामी शख्स है, ममरेज है इस एफआईआर में जिसे नामजद किया गया। फिर दो नामालूम रखे गए हैं, 5 अफराद, 5-6 नामजद किए गए हैं, तो जिन्होंने वकूआ सर अंजाम दिया है इनके बकौल मुद्दई मुकदमा के। और 3 लोगों को इसमें मशवरे में रखा गया। और वो कहते हैं कि जिसे मशवरे में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, जिसकी ये दुश्मनी थी डॉक्टर मजहर इकबाल के साथ, उसका नाम है जावेद इकबाल फपरा। जावेद इकबाल फपरा के बारे में यह कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड है, और अभी भी सियासी पुश्त बनाई है उसकी। और वो सारे वकूए करवाने के बाद बासानी बाहर भी आ जाता है, और लड़ाई की वजह और जड़ वो इसको करार दे रहे हैं। जो मकतूलीन के लवाकिन है ना, वो कहते हैं कि जावेद इकबाल फपरा की वजह से ये सारा वाकया रूनुमा हुआ, इसकी वजह से ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, और ये उसका मास्टरमाइंड है। उसके साथ नजीर है,
नज़ीर के साथ रियाज को इसमें नामजद किया गया है। तो ये एक दुश्मनी थी जो एक 4.5 एकड़ ज़मीन से शुरू हुई, बीच में उनकी चुदराहट, अना, तकब्बुर, और देखते ही देखते वो फिर 4 अफराद की ज़िंदगियाँ भी निकल गई, बहुत से ख़ानदान मुतासिर हुए। और एक भाई तो उसका कहता है, जो सऊदीया पलट है, वो रो-रो के ये कह रहा है कि भाई ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ नहीं ਹੈਗੀ ਸੀ, और उन्होंने अब जो है वो दुल्हन की भी शादी नहीं होने दी कि ਅਸੀਂ तेरा ਪਿਓ भी मारिया सी, ਅਸੀਂ तेरा बंदा भी मार देंगे। मतलब इस तरह के मामला तो वो कहता है, और वो हुकाम से मुतालबा कर रहा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की नाअहली की वजह से ये दुश्मनी इस हद तक पहुंची है, और पुलिस ने फिर इसमें जो है वो एक किरदार जो अदा किया है ना, वो बड़ा ही शर्मिंदगी वाला किरदार है कि इतने बड़े वकूए के बाद भी उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, क्योंकि वो कहते थे हमारे पर दोबारा भी हमला हो सकता है, और वो जराइम पेशा लोग हैं, वो यहीं पर घूम रहे हैं, इसमें शूटर भी इस्तेमाल हुए। तो वो भी एक लम्हा फिक्री है, वो भी सीसीडी को, इदारों को, पंजाब पुलिस को एक चैलेंज है कि उन्हें देखना होगा कि क्या ये वकूआ है, इससे खंगाल के पूरा सामने लाना होगा। और अब 3 अफराद को इसमें हिरासत में जो लिया गया है मुबैना तौर पे, और कुछ अफराद ज़राए हमारे बताते हैं कि वो खुद पेश हो गए हैं, जिसमें जवेद इकबाल है जो मास्टरमाइंड इनकी तरफ से कहा जा रहा है, और उसके अलावा ममरेज है, अल्ताफ भी भाई है जवेद इकबाल का। ये लोग पेश हुए हैं, अपनी बेगुनाही के सबूत पुलिस को फिलहाल दे रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस इसमें तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने लाती है, और दीगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कब कामयाब होती है। अच्छा सर, अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि 2 नामलूम यानी कि 2 शूटर। सीसीडी जब से आई है, तब से बिलख़ुसूस लाहौर के अंदर से तो शूटर का नाम ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर अभी भी शूटर मौजूद हैं? देखें, शूटर तो हर जगह पे ही मौजूद है। हमने बड़ी बार ज़िक्र किया इस चीज़ का कि जो ये आइस जैसा नशा जो अब क्रैकडाउन भी सीसीडी की जानिब से शुरू किया गया है, इसको मैं सराहता भी हूँ, क्योंकि मंशियात एक ऐसी लानत है जो नौजवान नस्ल को खोखला भी कर रही है, और ख़ास तौर पर आइस दरिंदे तैयार कर रही है। हमारे पास अगर आप एक गाँव का ले लें ना, कोई एक ज़िला, मतलब सियालकोट का ज़िला है, तो सियालकोट के ज़िले में आपको पता है कि कितने गाँव हैं? सैकड़ों गाँव हैं, ऐसे 800 1000 गाँव भी किसी ज़िले में हैं। बिल्कुल। तो एक गाँव में भी ना तकरीबन 100 150 200 बंदा आइस जैसे नशे में लगा हुआ है। अब ये क्रैकडाउन के बाद फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो आइस ये गाँव देहातों में चल रही है। तो जो आइस पीने वाला है ना, वो तो अपने घर वालों को भी मार सकता है। तो उसे अगर कोई 50,000 60,000 1 लाख भी देगा, तो उसने किसी को भी कत्ल करने के लिए निकल जाना है। उसे तो पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। उन्हें सोना ही नहीं है, उसने जागते रहना, इसे जागो भी लोग कहते हैं। मतलब ऐसे नशे करते हैं लोग, और इस तरह शूटर मिल भी जाते हैं, लोग हायर भी कर लेते हैं। तो नामालूम रखने का, बाकी तो लोगों को नामजद किया, उन्होंने नामालूम भी बीच में रखे हैं। हो सकता है कि सारी कार्रवाई शूटरों की तरफ से ही की गई हो। इसमें जो नामजद किए गए लोग हैं, वो अपनी सीडीआरए दिखा के बादशाह बेगुनाह हो जाए कि हम तो यहाँ पे थे नहीं। लेकिन ये एक दुश्मनदारी में नामजद मुकदमा दर्ज होते हैं। आप देख लें जवेद इकबाल के मुकदमे में, जवेद भट्ट के मुकदमे में, जो तीफी भट्ट के बहनोई थे, उसमें भी कैसर भट्ट पे मुकदमा दर्ज हुआ, अमीर फतेह पे दर्ज हुआ। अगर हालांकि अमीर फतेह उसमें नहीं था, मौके पर नहीं था, हाँ उसे उसमें डाला जा सकता था, मशवरे में डाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने मौके पर डाल दिया। तो ऐसे अक्सर औकात मुखालफिन एक दूसरे को मौके पर भी रख देते हैं। अब तो ये पुलिस की तफ्तीश के बाद ही चीजें सामने आएंगी कि सिर्फ शूटरों ने कार्रवाई की है, या 2 बीच में शूटर थे, ये नामजद थे। ये तो केस को लेकर देखा जाए, चला जाए, और पुलिस इसकी मेरिट पर तफ्तीश करे, तो फिर जाकर ये मुमकिन है कि इस केस में मजीद हकायक जो है वो सामने आएंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उस वक़्त चली जब ये हादसा होता है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत सियासी एमएनए वो उस शादी की तकरीब में शामिल था। जब वो निकला है तब ये हमला हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, हमला तब भी हुआ है जब लोग निकल रहे थे वहां से, और जो बड़ी शख्सियत होती है ना, वो शादी के आखिर तक तो नहीं बैठती। आखिर तक यही होता है कि लोग जो आपके रिश्तेदार अजीजो कारिब होते हैं, 4:15 बजे उन्होंने खाना खोल दिया है, तो वो 4:15 15-20 मिनट में खाना खा के रवाना हो गया होगा, या मतलब 4:45 बजे रवाना हो गया। 5 बजे उनकी टाइमिंग थी हमला करने की, तो तब तक वो निकल चुका था, उन्होंने उस टाइम हमला कर दिया। हो सकता है
कि वो होता भी तो हमला कर देते, अगर वो थोड़ी लेट भी बैठा रहता तो उसके सामने भी हो जाना था। यहाँ पर लाहौर में एक कत्ल का वकूआ हुआ था वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में। उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब थे और वो जो है एक दुश्मनी थी उनकी आपस में, तो उन्होंने जाके वजीर आला पंजाब जब अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो इसी दौरान हमलावर ने अपने मुखालिफ पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और वजीर आला पंजाब के स्क्वाड में मौजूद एलीट फोर्स के जवानों ने उस मुलजिम को पकड़ा था। तो दुश्मनदार नहीं देखते, उन्होंने एमएनए को क्या देखना, उसने वजीर आला पंजाब को नहीं देखा था। तो वो जो मारने आया होता है वो अपना काम कर देता है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर यह भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये सीसीडी पर खुला हमला है, क्योंकि सीसीडी के इंचार्ज जो हैं सहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि दुश्मनदार या तो सुलह कर लें या फिर वो बरूने मुल्क चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई सीसीडी को खुला चैलेंज है ये बड़ा खुला चैलेंज है सीसीडी को, तमाम महकमों को, पंजाब पुलिस को खुला चैलेंज है। और पंजाब पुलिस को अपने अंदर एहतसाब करने की भी जरूरत है कि मलकवाल में इस दुश्मनी की वजह से जो मुकदमा दर्ज होते रहे, क्या उसमें मेरिट पर तफ्तीश हुई? वो जो एसएचओ कहीं ना कहीं पे तो अभी भी तैनात होंगे, उस केस के तफ्तीशी कहीं ना कहीं तबादले हो जाते हैं, उसी जिले में होंगे, उन्हें देखें, उनसे जांच पड़ताल करें, उन पर इंक्वायरी करें, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने की कोई जहमत नहीं करता। इन और वाकई तो आप कह रहे हैं सीसीडी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सीसीडी इसमें क्या कार्रवाइयां करती है, मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो तफ्तीश है वो पुलिस ही कर रही है। सीसीडी के सपुर्द होगी तो फिर सीसीडी इस केस में काम करेगी। अभी तक सीसीडी की जानिब से इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जंग में एक वाकया हुआ था, वो भी दुश्मनी की वजह से था, उसमें भी एक मुलजिम था जो नामजद मुलजिम था मरकजी, उसका पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लोकल पुलिस ने, और मुकाबला जो है वो सीसीडी ने किया, उसका मुबैना मुकाबले में पार कर दिया। अब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। हमारी तो दुआ है कि इन दुश्मनियों को जड़ से खत्म करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, और जो वहाँ के नुमाइंदे चुने गए होते हैं, जो 5 साल बाद अपना वोट मांगने के लिए घरों में जाते हैं, कॉर्नल्स मीटिंग करते हैं, उन्हें यकीन दहानी करवाते हैं हम आपके साथ हैं, वो किसी ना किसी एक पार्टी की सपोर्ट करते हुए तो दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी सुलह सफाई करवाने में कभी उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। उनको भी चाहिए कि होश के नाखून लें, और कर को आपने इक़्तिदार से भी चले जाना है, और ये दुनिया भी आर्जी है, ये खत्म हो जानी है, फानी है। तो कल को ऊपर जाके भी आपने जवाब देना है। कुछ ऐसे मामला आपके पल्लड़े में हो कि आपको सुकून मिले, वहां पर जाकर आपकी वो बख्शिश का जरिया बने। तो ये इक्तदार वालों से, तमाम लोगों से जवाबात लिए जाने हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, आपको इज्जत दी गई दुनिया में, आपने अपना क्या किरदार अदा किया। हमारी भी जो जिम्मेदारी है, हमसे भी जवाब लिए जाने, और हमारी ये कोशिश होती है जो मजलूम होता है हम उसके साथ खड़े हो जाए और उसकी आवाज जो है हुकाम बाला तक पहुंचाए। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम सीसीडी हैं, ना हम रियासत हैं। हम उन तक बार बार ये बुलंद करके आवाजें पहुंचा सकते हैं कि आप खुददारा, इन मजलूमों के साथ जुल्म हुआ है, कुछ करें, कुछ करें। तो कई लोगों की आवाजें पहुंच भी जाती हैं हमारे जरिए, और उन्हें कुछ ना कुछ उनका मुदावा होता है, कईयों को इंसाफ भी मिलता है। तो हर बंदे ने अपना अपना किरदार अदा करना है, लेकिन जिसके बाद जितना बड़ा होता है उसने उतना ज्यादा अहम किरदार अदा करना है, और जहां पर वो खराबी पैदा करेगा उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। यहाँ पर सिफारिशें चल जाएंगी, आगे कोई सिफारिश नहीं। बेशक आगे कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सर, एक बहुत ज्यादा ये भी बात चल रही है कि एफआईआर में ये चीज शामिल नहीं की गई 780, क्योंकि ये भी पब्लिक प्लेस पर अटैक हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, क्यों 780 नहीं लगी इसमें? देखें, अक्सर औकात पुलिस बड़े बड़े मुकदमात में 780 नहीं लगाती। जितने भी मुकदमात आप देख लें, सड़कों पर कत्ल हो रहे हैं, चौकों चौराहों में कत्ल हो रहे हैं, वहां पर नहीं लगाई जाती। इस केस में भी बदकिस्मती से नहीं लगाई गई, उन्होंने 780 की दफा को शामिल नहीं किया। लगनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी। वहां पे खौफ और राज फैला है, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, खवातीन थे, चीखो पुकार कर रहे थे, भाग रहे थे, फायरिंग हो रही थी, भगदड़ मच गई। 780 बनती है, दहशतगर्दी की दफा इसमें शामिल होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने एक लफ्ज बोला है कि पुलिस की कहीं ना कहीं नाअहली है जो इस दुश्मनी को हवा दे रही है। बिल्कुल, इसमें भी पुलिस की नाअहली है। अब जो 780 का केस होता है ना, वो स्पीडी ट्रायल होता है, फौरी फैसला। 780 दहशतगर्दी जिसमें लग गई उसमें फौरी फैसला होता है। तो हमारी पंजाब पुलिस फौरी फैसला करने की कायल ही नहीं है।
इन्होंने कईयों को पकड़ना है, कईयों को निचोड़ना है, कईयों को छोड़ना है, कईयों से मुबैना तौर पर इन्होंने साजबाज करनी है और लोगों की दुश्मनियां इसी तरह चलती रहनी है। इनको देखने की जरूरत है, इनके मामलात को चेक करने की जरूरत है। आईजी साहब को देखना होगा, उधर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो डीपीओ होते हैं उन साहिबान को देखने की जरूरत है कहां पर खराबी है। इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जो बदकिस्मती से कोई भी नहीं कर रहा। सर बहुत मेहरबानी, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सोशल मीडिया पर चलने वाली बहुत सारी खबरें बेबुनियाद थी, क्योंकि सलमान कुरैशी साहब वहाँ पर गए और इन्होंने वो हकायक सामने रखे और दूल्हा और उसके भाई का बयान भी इनके चैनल पर चला और वो चीज़ें सामने आई जो आज तक सोशल मीडिया पर नहीं थी। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और सलमान कुरैशी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।